बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ लिया कि लाइट रिएक्शन किस तरह होता है, डार्क रिएक्शन किस तरह होता है, और इसी तरह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम ग्लूकोज है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, अब इसकी प्रिपरेशन के बाद इसको सेलुलर लेवल पे तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ताकि इससे स्टोर एनर्जी क्या कर दिया जाए, रिलीज़ किया जाए। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेलुलर लेवल पे ब्रेक डाउन किया जाता है, उसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं। रिस्पायरेशन, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ये रिस्पायरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बार बार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है कई स्टेप्स पर, विच अकर इनसाइड द लिविंग सेल, और ये लिविंग सेल के अंदर होता है। ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज़ ब्रोकन डाउन, जिसके दौरान क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इज़ ब्रोकन डाउन, ये तोड़ा जाता है, एंड एनर्जी इज़ रिलीज, और इससे स्टोर एनर्जी को क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। तो रिस्पायरेशन क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस है जो कि लिविंग सेल के अंदर होता है, और इसके दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है जो ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती है। अब ये रिस्पायरेशन जो है ये दो टाइप का होता है। एक को कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसा रिस्पायरेशन है जिसके लिए फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होता, और यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है इसमें भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन भी नहीं होता, और इससे एनर्जी भी कम रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन के ऊपर। जब एरोबिक रिस्पायरेशन को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, रिक्वायर O2, फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसका ओवरऑल रिएक्शन किस तरह होता है? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और इनके रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसके अलावा वाटर भी बनता है और साथ में ATPs एनर्जी बनते हैं। तो ये होता है ओवरऑल केमिकल इक्वेशन किस चीज़ का? एरोबिक रिस्पायरेशन का। अब इसमें ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे, और 36 ATP एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। अब इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस का क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में इकट्ठे होके क्या करते थे, ये फॉर्मेशन करवाते थे ऑक्सीजन का और इसी तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। और ये ATP एनर्जी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुकी है रिस्पायरेशन में, ये फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की शक्ल में यहाँ पे इनको मिलती थी। तो ये मटेरियल जो हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये फोटोसिंथेसिस में इन दोनों से बन रहे थे। अब रिस्पायरेशन में क्या है, ये दो चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस में बन रहे थे, इनसे वो चीज़ें बन रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहे थे। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये एज रॉ मटेरियल के तौर पे रिस्पायरेशन में यूज़ होते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रहे थे। ये वहाँ पे प्रोडक्ट थे और ये वहाँ पे रॉ मटेरियल थे। अब रिस्पायरेशन में ये क्या है, रॉ मटेरियल है, और ये चीज़ें प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहे थे। तो ये रिस्पायरेशन जो है और फोटोसिंथेसिस जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है दोनों। अब इसके अलावा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है,
और कार्बोहाइड्रेट जो है ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं। आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल देखे होंगे जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जैसा कि ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इसमें क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट फैमिली का एक मेंबर है, और कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल के तौर पे भी काम करता है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी काम करता है। बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद बॉडी जो है एनर्जी पर्पजेज़ के लिए लिपिड्स को इस्तेमाल करता है, और जब लिपिड भी ना हो तो फिर क्या करता है, प्रोटीन को यूज़ करता है। लेकिन प्रोटीन को यूज़ करना ये काफ़ी सीवियर कंडीशन पर होता है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ आगे पैदा होते हैं। तो जैसा कि मेरास्मस हो गया, क्वाशियोकोर हो गया, वो काफ़ी डेंजरस कंडीशन होता है। तो प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकंड वन लिपिड होता है, और थर्ड वन जो होता है वो प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब इस एटीपी को भी क्या करना पड़ता है, इसको भी दोबारा ब्रेक डाउन करना पड़ता है ज़रूरत के मुताबिक, ताकि सेलुलर लेवल पे एनर्जी रिलीज़ किया जाए और उस एनर्जी से क्या कर दिया जाए, सेलुलर एक्टिविटीज़ को रन किया जाए। तो ग्लूकोज से डायरेक्टली एटीपी एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी ही क्यों प्रोड्यूस नहीं होती? तो इसका आंसर ये है कि अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता, ना कि एटीपी की फॉर्म में, तो इससे ये ख़तरा होता है कि बॉडी ओवर हीट अप हो जाती। तो इससे बहुत सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपना काम करते हैं। तो हाई टेम्परेचर में फिर वो क्या हो जाते हैं, वो कोगुलेट हो जाते हैं। तो इससे ये भी ख़तरा होता है, बॉडी ओवर हीट अप हो सकती है अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी रिलीज़ होता और एटीपी ना बनता। इसके अलावा ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में लॉस भी हो जाता है, ये दूसरा रीज़न है। इसलिए सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं किया जाता, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है एटीपी की शक्ल में। और ये एटीपी जो है इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी। शॉर्टकट में मैं EC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनर्जी करेंसी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो कि रुपये के ऊपर चलता है, तो इसी तरह सेलुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी किस चीज़ के ऊपर चलती हैं, ये एटीपी के ऊपर चलती है। तो हमारे लिए करेंसी क्या है, रुपया, और सेल के लिए करेंसी क्या है, यह है एटीपी। तो इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अब ये एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ये ओवरऑल इक्वेशन दिया गया है, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेट होना, ये इतना सिंपल नहीं है। ये एक सिर्फ परसेप्शन दिया गया है, एक तस्वर दिया गया है, एक स्नेरियो, एक खाका दिया गया है कि इसी तरह ये रिएक्शन होता है, लेकिन रियलिटी में ये रिएक्शन इस तरह नहीं होता। तो किस तरह होता है, तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू होता है। वो कौन कौन से स्टेप है, फर्स्ट वन है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन है क्रेब्स साइकिल, और थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। ग्लाइकोलाइसिस जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल के ऊपर। आगे हम एक अलहदा वीडियो लेक्चर शूट करवाएंगे, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर भी हम एक अलहदा वीडियो लेक्चर शूट करवाएंगे। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, कि ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन किस तरह होती है। तो अब ये ग्लाइकोलाइसिस का वर्ड जो है ये 2 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन है ग्लाइको, ये ग्लाइको रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज को, ग्लूकोज, और लाइसिस की मीनिंग है स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन हो जाता है किस चीज़ में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ ब्रेकडाउन के लिए मैं एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ब्रेकडाउन।
तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किस चीज़ में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड में। और इससे नेट गेन जो होता है एटीपी का, नेट गेन ऑफ एटीपी एनर्जी का नेट गेन क्या होता है, 2। इसके रिजल्ट में क्या होता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। साइटोप्लाज्म, ये सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया में कंटिन्यू होता है। इसके अलावा इस साइटोप्लाज्मिक एरिया के लिए एक दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल होता है, साइटोसोल। साइटोसोल, तो आप साइटोप्लाज्म कहें या साइटोसोल कहें, दोनों ही ठीक है। अब ये ग्लाइकालिसिस जो है, ग्लाइकालिसिस प्रोसेस में यहाँ पे नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अब ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता। ऑक्सीजन आगे ये दो प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी तरह क्रिब्स साइकिल, खासकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन का यूज़ वहाँ पे होता है। तो अब इस फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे नो नीड ऑफ फ्री ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ये ग्लाइकालिसिस प्रोसेस जो है ये सेम होता है दोनों में, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी। एरोबिक के लिए मैंने AR लिख दिया, एरोबिक रिस्पायरेशन, एंड एनएरोबिक के लिए AR मैंने लिख दिया, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये दोनों में क्या होता है, सेम होता है। एरोबिक में हम ये प्रोसेस मतलब ग्लाइकालिसिस पढ़ने वाले हैं, और एनएरोबिक में ये आप लोग आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये एरोबिक रिस्पायरेशन के साथ ये ग्लाइकालिसिस प्रोसेस जो है, या ग्लाइकालिसिस प्रोसेस किस तरह इन दोनों में सेम होता है। इन दोनों में ये क्या होता है, ये दोनों में सेम होता है। वहाँ पे भी 2 ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे भी 2 ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अलावा ये ग्लाइकालिसिस का प्रोसेस जो है ये 2 फेजेज़ में होता है। इसके फेजेस क्या होते हैं, ये 2 फेजेस में होता है। फेजेस इसके 2 है, फेजेस। एक फेज को कहा जाता है प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जाता है ताकि आगे ATP की फॉर्मेशन किया जा सके, और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें ATP एनर्जी यूज़ होती है। और दूसरा जो है वो है ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें बहुत सारे स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है, और ये एनर्जी गेनिंग स्टेप होता है या फेज होता है, ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ग्लाइकालिसिस का। अब ग्लाइकालिसिस का मैकेनिज़्म सेल के साइटोप्लाज्म में किस तरह होता है, तो चलिए अब इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है एक सेल। ये क्या है, एक सेल है, और सेल का ये एरिया क्या कहलाता है, इस एरिया को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो अब इस साइटोप्लाज्मिक एरिया में क्या मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन मौजूद होते हैं। ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। इसकी नंबरिंग हम इस तरह करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ये एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज, और यहाँ पर हर एक कार्बन को हमने एक ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यह डॉट क्या है, ये एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक अनदर मॉलिक्यूल में, जिसको कहा जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ होता है, यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल क्या होता है, यूज़ होता है, ATP, और इससे बनता है ADP। और ATP का वो एक फॉस्फेट जो है वो कहाँ पे चला जाता है, वो कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो जाता है।
तो वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, लेकिन कार्बन नंबर 6 पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज है 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हैं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम हो जाएगा इसका। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर मॉलिक्यूल में जिसका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये ग्लूकोज का आइसोमर होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और यहाँ पे हर एक स्टेप के अंदर एक एक एंजाइम काम करता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ना आप लोगों के बुक में उन्होंने ये सारे में एंजाइम मेंशन कर दिए हैं। तो जितना आप लोगों के बुक में उन्होंने मेंशन कर दिया है या जितना उन्होंने आप लोगों के बुक में इसको दिया हुआ है, हम सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे हर एक स्टेप में एक एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है? अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी भी देता है और साथ में एक फॉस्फेट भी दे देता है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इस मॉलिक्यूल को दे देता है। तो इससे बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या कर देता है? वो ये लेता है। तो वो कहाँ पे अटैच हो जाता है? वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या है? कार्बन नंबर 1, इसके ऊपर एक और फॉस्फेट भी अटैच हो गया, और कार्बन नंबर 6 पे तो ऑलरेडी यहाँ पे फ्रक्टोज में भी मौजूद था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये आगे ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इससे क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है उसको कहा जाता है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और इसके अलावा इससे दूसरा बन जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसको 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, PGAL। इसके लिए यह दोनों नाम यूज़ होते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड। अब यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल जो बन जाते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इसके अलावा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ तक ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का जो है ये कौन से फेज़ में आता है? ये आता है प्रिपरेटरी फेज़ में। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो प्रिपेयर हो चुके हैं यहाँ पे, इनको आगे ऑक्सीडाइज किया जाता है और इनसे एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेशन की जाती है, और इसी तरह NADH2 मॉलिक्यूल की जनरेशन की जाती है। तो आगे जो प्रोसेस है इसके बाद यहाँ तक ये क्या हो गया? यहाँ तक ये हो गया प्रिपरेटरी फेज। अब प्रिपरेटरी फेज के बाद क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज, और यहाँ पे एनर्जी यूज़ भी हो गई। आप लोगों ने देख लिया ATP एनर्जी 2 जगहों पे यूज़ हो गई। अब ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर मॉलिक्यूल में जिसको कहा जाता है क्या? 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, या इसको 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल भी इसको कहा जाता है। ये ग्लाइसरेट क्या होता है? ग्लाइसरेट जो है इस डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का आयोनाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी वाटर मौजूद होता है, तो ये ग्लाइसरिक एसिड जो है उसमें ये आयोनाइज हो जाता है। तो आप लोग 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड लिख दें या 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल लिख दें, ये दोनों सही है। तो अब ये मॉलिक्यूल इससे किस तरह बनता है? ये इस तरह बनता है कि यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का एडिशन भी होता है जो ऑलरेडी यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये मौजूद होता है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता जाता है। कार्बन नंबर 3 पे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, और ये दूसरा कहाँ पे अटैच हो जाता है? यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक NAD मॉलिक्यूल जो है, NAD नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? NADH2 मॉलिक्यूल में। तो NAD जो है उसका यहाँ पे रिडक्शन होता है और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है।
इससे 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाते हैं, वो किसके पास चले जाते हैं, NAD के पास चले जाते हैं। तो NAD रिड्यूस हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए बार बार रिस्पायरेशन में ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस का नाम भी यूज़ होता है। इसके अलावा और भी आने वाले जो स्टेप्स है एरोबिक रिस्पायरेशन के, इनमें भी बहुत से रीजन पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो इसलिए रिस्पायरेशन की डिफिनीशन में ये 2 वर्ड्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर मॉलिक्यूल में, और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है ये किस तरह बनता है, तो यहाँ पे एक ADP मॉलिक्यूल आगे आ जाता है और क्या कर देता है, ये कार्बन नंबर 1 पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच है इसको उठा लेता है और ATP की फॉर्मेशन करता है। ADP मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ATP में। तो एक ATP मॉलिक्यूल का जनरेशन यहाँ पर भी होता है। अब इसके बाद ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है, एसिड को मैंने यहाँ पे सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक अनदर मॉलिक्यूल में जिसको कहा जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये फॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जाके कहाँ पे अटैच हो जाता है, कार्बन नंबर 2 पे। तो ये हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये दोनों आप लोग कह सकते हैं। अब ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक अनदर मॉलिक्यूल में जिसका नाम होता है 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। और यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से रिमूव किया जाता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाती है और 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। या आप लोग पायरोविक एसिड भी कह सकते हैं, 2-फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड। तो वो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों पायरोवेट इस्तेमाल होता है या पायरोविक एसिड इस्तेमाल होता है। यहाँ पायरोवेट जो है इसका आयोनाइज फॉर्म है। अब इसके बाद ये 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट मॉलिक्यूल जो है ये आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड में। ये कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड में। और यहाँ पर क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है जो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, यहाँ पे ये एक ADP मॉलिक्यूल ले जाता है। ADP मॉलिक्यूल क्या करता है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ में लाके बनाता है ATP। तो ये तो हो गया एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल का आगे की तरफ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे लास्ट में प्रोड्यूस हो गया क्या, पायरोविक एसिड, या यहाँ पे बुक्स में अक्सर पायरोवेट लिखा होगा। पायरोवेट जो है ये पायरोविक एसिड का आयोनाइज्ड फॉर्म है। जब ये आयोनाइज हो जाता है तो इससे पायरोवेट आयन बनता है। तो दोनों आप लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल से एक पायरोविक एसिड बन गया। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता है, इससे ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से DHAP भी बन सकता है और DHAP से क्या, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का जब इसी तरह ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बाद में ये दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है और फिर अगेन इसमें ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव फेज का मरहला होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फेज क्या कहलाता है, इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है। तो अब ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी इस प्रोसेस से गुजर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये NAD जो है ये भी 2 हो जाएंगे, इसी तरह ये भी 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे NADH2, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी देंगे। और इसके अलावा ये ATP जो है ये भी 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसके अलावा ये ATP भी 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसके अलावा ये वाटर मॉलिक्यूल भी 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसके अलावा ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं, ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसके अलावा ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th वन एंड 5th वन, ये सारे ये भी क्या होंगे, 2-2 होंगे। और लास्ट में ये पायरोविक एसिड जो है ये भी 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसी तरह एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से क्या होता है,
दो पायरोविक एसिड या दो पायरोवेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस का बायो एनर्जेटिक की ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बायो एनर्जेटिक्स, तो ग्लाइकोलिसिस का जो बायो एनर्जेटिक है ये क्या होता है, यहाँ पर 2 ATP एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP और इसी तरह 2 ATP एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल ATP कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, इसको हम प्लस कर देंगे, 4 ATP मॉलिक्यूल हो गए। अब स्टार्ट में 2 यूज़ भी हो रहे हैं, तो इन 2 को हम क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, 2 ATP को हम माइनस कर देंगे। तो इससे नेट क्या आ जाएगा, नेट ATP गेन जो है इससे आ जाएगा 2 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस से क्या पैदा होता है, 2 ATP एनर्जी पैदा हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा दो NADH2 मॉलिक्यूल भी प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन ये आगे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो वहाँ पे ये क्या कर देंगे, ATP एनर्जी देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वो नेट गेन क्या होता है, 2 ATP ओनली होता है। और यहाँ पे ये 2 ATP मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं ये क्या कहलाए जाते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये 2 ATP मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल पे ATP के बनने को क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इससे जो ATP आगे प्रोड्यूस हो जाती है उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के बनने के बाद क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का एंड हो जाता है और ये एक लिंक रिएक्शन के ज़रिए फिर कहाँ पे जाता है, ये 2 ATP मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन के ज़रिए, रिएक्शन को मैंने RXN से रिप्रेजेंट कर दिया, लिंक रिएक्शन के थ्रू ये आगे चला जाता है किस चीज़ में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था थोड़ा बहुत रिस्पायरेशन और साथ में ग्लाइकोलिसिस के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे।